हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरीके के काम करते हैं, कैसी फंक्शनिंग है उनकी, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन टारगेटिंग है लाइसोसोम्स की, वो किस तरीके से होती है, हम उसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो लाइसोसोम्स की जो डिस्कवरी है वो क्रिश्चियन डी डुवे ने करी थी। क्रिश्चियन डी डुवे। और क्रिश्चियन डी डुवे जो है वो एक बेल्जियम के जो है बायोलॉजिस्ट हैं, बेल्जियन बायोलॉजिस्ट हैं। ओके, अब अगर इनके बारे में बात करें तो इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए। और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1974 के अंदर। सो नोबेल प्राइज इन्हें मिला था 1974 के अंदर इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ओके, अब लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये एक मेम्ब्रेन एनक्लोज स्फेरिकल बॉडीज होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है उन्हें कैरी करती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्फेरिकल बॉडीज। स्फेरिकल बॉडीज होती हैं इन साइटोप्लाज्म एंड दे कैरी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं उन्हें कैरी करने का काम करती हैं। अब आगे समझते हैं इनके बारे में। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएजेज, लाइपेज, एंड देन फोस्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेज, फोस्फोलाइपेजेज, सल्फेट्स, तो जितने भी ये अलग अलग टाइप के जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, इनको कंबाइनली हम कह देते हैं हाइड्रोलिजेज। ओके, तो इन डिफरेंट जो हमने अभी एंजाइम्स के नाम लिए, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, फोस्फेटेजेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, तो इन सभी को हम कह देते हैं हाइड्रोलाइजेजेज। ओके, अब आगे समझते हैं इनके बारे में। सो हाइड्रोलाइसिस ने कहा, और ये जो है एक पार्टिकुलर पीएच पर ही जो है काम करते हैं। और पार्टिकुलर पीएच पर यानी कि लाइसोसोम्स के अंदर जो हमें पीएच देखने को मिलती है, अब उसकी बात हो रही है, तो लाइसोसोम्स के अंदर हमें एसिडिक पीएच देखने को मिलती है। सो लाइसोसोम्स के अंदर हमें एसिडिक पीएच देखने को मिलती है। एसिडिक पीएच अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो अराउंड 5 के अराउंड जो है हमें पीएच यहाँ पर देखने को मिलती है। एसिडिक एनवायरनमेंट हमें लाइसोसोम्स के अंदर देखने को मिलता है। और इस एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमें हाइड्रोजन पंप जो है इसकी मेम्ब्रेन पर देखने को मिलते हैं। H+ आयन के जो पंप्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ऑन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। और अगर आप याद करें या फिर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आप देखेंगे कि वहां पर मैंने आपको वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस के बारे में बताया था, जो कि लाइसोसोम्स पर, एंडोसोम्स पर एंड वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर प्रेजेंट होते थे। तो यहाँ पर भी ये जो H+ आयंस हैं ये कौन है, ये वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस है, ट्रांसपोर्ट एटीपीएस। और इनका काम ये होता है कि जो जो साइटोसोल है वहां से H+ आयंस को जो है मूव करवाया जाए लाइसोसोम के अंदर। तो वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस जो है यहाँ पर काम करते हैं। अब फर्दर हम बात करें तो जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है इस प्रोसेस में, एटीपी जो एटीपीएजेज हैं ये जो है हाइड्रोजन आयंस को या फिर प्रोटॉन्स को जो है साइटोसोल से लाइसोसोम के अंदर पंप करने के लिए जो है यहाँ पर एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है। ठीक है, इसलिए उसे हमने कहा वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस। ओके, अब लाइसोसोम्स जो हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कंटेन करते हैं। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो इनका भी तो डिग्रेडेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर लाइपेजेस हैं जो कि लिपिड का जो है डिग्रेडेशन कर देंगे, प्रोटीजेस हैं जो प्रोटीन का कर देंगे, राइट, फोस्फेटेजेस हैं जो फोस्फेट आयन को जो है रिमूव कर देंगे। तो इतने अलग अलग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होने के बाद भी लाइसोसोम्स का जो है सेल्फ डाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसका ग्लाइकोसाइलेशन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो डिग्रेडेशन है उसे प्रिवेंट किया जा सके। ओके, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि इनर मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोसाइलेटेड टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। सो इनकी सेल्फ डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी ग्लाइकोसाइलेशन कर दी जाती है, जिससे यहाँ पर अब इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाते। ओके, अब अगर फर्दर बात करते हैं तो जो एंजाइम्स हैं जो कि लाइसोसोम के अंदर हैं
वो कहाँ से आते हैं? उन्हें बनाने के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए क्या लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, इनकी फॉर्मेशन के लिए जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रिस्पॉन्सिबल है. सो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, चलिए आगे समझते हैं. अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि इनका जो इनर मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोसाइलेशन करती है. RER के अंदर जो है इनके जो एंजाइम्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है. अब आगे समझते हैं. अब इन RER के जो एंजाइम्स हैं उन्हें पहुंचाया कैसे जाता है? तो इन्हें जो है डिलीवर किया जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की मदद से. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं. ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, सिर्फ मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स लिख रहा हूँ. इसका काम क्या है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का? कि ये डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को फ्रॉम RER टू गोल्जी एंड फ्रॉम गोल्जी टू लाइसोसोम्स. ये हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो लाइसोसोम्स है उनकी फॉर्मेशन गोल्जी से होती है, राइट. उनकी जो फॉर्मेशन है उसे गोल्जी बॉडी से, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वहाँ से जो वेसिकल्स हैं वो बर्ड ऑफ हो जाती हैं, और बर्ड ऑफ होने के बाद जो है यहाँ पर इनके अंदर प्रोटोन पंप होता है. प्रोटोन पंप की वजह से यहाँ पर जो है इनके अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा होता है, और इस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को हम कह देते हैं, इन्हें हम कह देते हैं लाइसोसोम्स. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. अब अगर बात करें, अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स की जो है शॉर्टेज हो जाती है तो क्या होगा? तो यहां पर हमें दो जो है डिजीज देखने को मिलती है नॉर्मली. अगर शॉर्टेज हो जाए, शॉर्टेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, अगर शॉर्टेज हो जाए लाइसोसोमल एंजाइम्स की, तो उससे क्या होगा? यहाँ पर दो टाइप की जो है हमें डिजीज देखने को मिलती है. एक डिजीज का नाम है टे सेक्स डिजीज, टे सेक्स डिजीज. एंड जो अनदर डिजीज है उसका नाम है पॉम्स डिजीज. इसका नाम है पॉम्स डिजीज, पॉम्पेस डिजीज, जैसा आपको सही लगे. ओके, अब आगे समझे. तो लाइसोसोम्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स और एक होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स. तो इनके बारे में समझ लेते हैं एक बार. लाइसोसोम्स जो हैं ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी. बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, उसे समझ लेते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं वो किसी फॉरेन पार्टिकल को कंटेन नहीं करते. ठीक है, ये जो है प्राइमरी, ये डू नॉट कंटेन एनी फॉरेन पार्टिकल. सो ये जो है किसी फॉरेन पार्टिकल को कंटेन नहीं करते. अगर सेकेंडरी लाइसोसोम्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? इनके अपोजिट, ये कंटेन करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को. ठीक है, कंटेन फॉरेन पार्टिकल्स. ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए. आमतौर पे पता नहीं होता है कि लाइसोसोम्स की भी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो यहाँ पर ये दो टाइप्स के बारे में अब हमें पता है. प्राइमरी वो होती है जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल को कंटेन ना करे, या फिर सेल के कंटेंट को भी जो है ये कंटेन ना करे डाइजेशन के लिए, जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन जो है उसे कंटेन ना करे डाइजेशन के लिए. लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, मेम्ब्रेन को जो है कंटेन करते हैं उनके डाइजेशन के लिए. अब यहाँ पर एक टर्म आती है हमारे सामने जिसका नाम है ऑटोफैगी या फिर ऑटोफैगोसाइटोसिस. तो इसे समझते हैं. ऑटोफैगी, ऑटोफैगी के बारे में समझते हैं. तो ऑटोफैगी जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ऑटो का मतलब होता है योर सेल्फ एंड फेक का मतलब होता है ईट. ठीक है, तो अपने आप को जो है ईट कर लेना. ठीक है, तो ऑटोफैगी जो है एक सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, सेल्फ डिग्रेडेशन की जो है ये प्रोसेस होती है. और यहाँ पर क्या होता है कि जो डिग्रेडेशन है वो यहाँ पर किसकी हो रही है? सेल कंटेंट की, सेल ऑर्गेनिल्स की जो है यहाँ पर डिग्रेडेशन होती है लाइसोसोम्स के द्वारा. यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिल जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, वो फंक्शन नहीं कर पा रही है, या फिर वो किसी और टाइप की उसके अंदर कोई डैमेज हो गया है, तो उसको जो है उसकी ऑटोफैगी होगी. यानी कि उसको जो है सेल्फ डिग्रेडेशन करेगा सेल, और वो सेल्फ डिग्रेडेशन करने के लिए लाइसोसोम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लाइसोसोम्स ऑटोफैगी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और किसकी ऑटोफैगी कर रहे हैं?
सेल के कंटेंट की, या फिर हम लिख सकते हैं ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स की जो है यहाँ पर ये अब जो है डिग्रेडेशन कर देते हैं, सेल्फ डिग्रेडेशन कहेंगे। तो सेल जो है वो क्या करता है, ऑटोफैगोसोम्स को जो है प्रोडक्शन करता है। ये क्या करता है, ऑटोफैगोसोम्स का प्रोडक्शन करता है, जो कि कैप्चर कर लेता है और डिलीवर करता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को लाइसोसोम्स तक। समझ पा रहे हैं आप? तो लाइसोसोम्स ने क्या करा, लाइसोसोम्स ने प्रोडक्शन करा किसका, ऑटोफैगोसोम्स का, ऑटोफैगोसोम्स। इन ऑटोफैगोसोम्स ने क्या करा, इन्होंने उस सेल ऑर्गेनेल को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्गेनेल जो है उसका डिग्रेडेशन होना है, सेल ऑर्गेनेल का डिग्रेडेशन होना है, तो यहाँ पर ऑर्गेनेल, इसका क्या करा इन्होंने, इसके साथ दो चीजें करी। एक तो इसे कैप्चर करा, मतलब इसे पकड़ लिया, एंड देन इसके बाद क्या करा, इसे लाइसोसोम तक लेकर जाया गया, लाइसोसोम्स तक इसे लेकर जाया गया। अब लाइसोसोम्स तक इसे लेकर जाया गया तो हम जानते हैं कि लाइसोसोम्स जो है उनके पास क्या है, उनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, तो वो क्या करेंगे, इसकी जो है डेथ कोज कर देंगे। अब ऑटोफैगोसाइटोसिस तो है, या फिर जो ऑटोफैगी है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि सेल की अगर हेल्थ को मेंटेन करना है, टिश्यू की हेल्थ को मेंटेन करना है, या फिर उसे डिग्रेड होने से बचाना है पूरे सेल को, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये छोटे छोटे जो सेल कंटेंट है, छोटी छोटी जो सेल ऑर्गेनेल हैं, इनको जो है यहाँ पर लाइसोसोम के द्वारा ऑटोफैगोसाइटोसिस करनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो ऑटोफैगी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लिखेंगे नहीं। देन आगे मूव करते हैं एंडोसाइटोसिस पर। एंडोसाइटोसिस हम पहले भी समझ चुके हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड की जा चुकी है, लिपिड ड्राफ्ट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के लिए, तो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल मोलिक्यूल्स हैं उनको जो है एनगल्फ करा जाता है सेल के द्वारा, वहाँ पर एंडोसोम की फॉर्मेशन होती है। एंडोसोम से जो है उस न्यूट्रिशन मोलिक्यूल्स को जो है लाइसोसोम तक लेके जाया जाता है, ताकि उनका डाइजेशन हो सके, ताकि उनको जो है ब्रेक डाउन हो सके उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को यूज करके। ठीक है, एक होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस भी हम समझ चुके हैं उसी वीडियो के अंदर, जो एंडोसाइटोसिस की वीडियो है उसी के अंदर हम फैगोसाइटोसिस के बारे में भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन की टारगेटिंग कैसे होता है लाइसोसोम पर, सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की हमारी वीडियो का पार्ट है, प्रोटीन टारगेटिंग। तो अब समझते हैं प्रोटीन टारगेटिंग टू लाइसोसोम्स। ओके, तो प्रोटीन टारगेटिंग के अंदर यहां पर हम फिगर से इस चीज को समझेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस आप देखते आ रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने बताया था कि ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के ऊपर यहां पर दो नैग कनेक्ट किए जाते हैं, नैग 2, साथ ही साथ 9 मैनोज एंड 3 ग्लूकोज जो है यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं इसके साथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये मूव करता है, ये प्रोटीन मूव करता है कहाँ पर, सिस के पास, सिस गोल्जी के पास। ये आ गया सिस, सिस से आप समझिए सिस गोल्जी की बात चल रही है, सिस गोल्जी नेटवर्क की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के साथ अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, 2 नैग देखने को मिले थे, लेकिन 8 मैनोज देखने को मिले थे। ओके, एंड जिस प्रोटीन को लाइसोसोम तक जाना होता है, उस प्रोटीन के जो लास्ट मैनोज है उसके ऊपर यहाँ पर एक फोस्फेट अटैच कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं मैनोज 6 फोस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैनोज 6 फोस्फेट की जो है फॉर्मेशन कर दी जाती है। ये हमने समझ लिया था कि ग्लाइकोसाइलेशन ईआर के अंदर होता है, एन लिंक्ड होता है, ओ लिंक्ड होता है, फिर यहाँ पर 3 स्टेप एक प्रोसेस होती है जिससे एक मैनोज को एंड 3 ग्लूकोज को जो है रिमूव कर दिया जाता है, वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जब ये मूवमेंट हुई है अब इस प्रोटीन की, तो सिस के पास जो है हमें इस टाइप के जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस प्रोटीन का। इसके पास 2 एनएसिटाइल ग्लूकोजामीन अटैच है और 8 मैनोज अटैच्ड है। लास्ट मैनोज के साथ जो है एक फोस्फेट अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, जो लास्ट मैनोज है उसके साथ एक जो फोस्फेट है उसे अटैच कर दिया जाता है, और उसे अटैच करने के लिए भी एक सिंपल सी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, हम समझ लेते हैं उसको। होता क्या है कि जो नैग है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, उसके साथ एक फोस्फेट को अटैच करके जो है यहाँ पर मैनोज के साथ जो है अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नैग जो है उसे रिमूव कर दिया जाता है, और फोस्फेट जो है वो यहाँ पर अटैच रह जाता है 6th कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैनोज 6 फोस्फेट की फॉर्मेशन हो गई जो 8th मैनोज था उसके ऊपर, एंड जो नैग है वो यहाँ से अब बाहर मूव कर गया। ये सिंपल सी प्रोसेस थी जिससे यहाँ पर फोस्फेट को अटैच कर दिया गया था। उसके बाद क्या होता है,
ये सिस से मूव करेगा कहाँ पर, ये सिस से मूव करेगा यहाँ पर जो मीडियम है, देन उसके बाद करेगा ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो पीएच है वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 6.5 पीएच जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और ये रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करता है, तो ये बाइंड करता है मैनोज 6 फॉस्फेट के साथ, ठीक है। ये बाइंड करता है मैनोज 6 फॉस्फेट के साथ। इसीलिए जो 8th मैनोज था उसके ऊपर एक फॉस्फेट अटैच करा गया 6th कार्बन पे, उसे मैनोज 6 फॉस्फेट बनाया गया। तो ताकि जो ट्रांस नेटवर्क है उस ट्रांस नेटवर्क में पहुंचने के बाद मैनोज 6 फॉस्फेट जो है अपने मैनोज 6 फॉस्फेट के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सके। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोमल प्रोटीन के लिए हो रहा है, जिस प्रोटीन को लाइसोसोम में जाना है सिर्फ उसके लिए जो है ये कहानी चल रही है। अब आगे समझते हैं, यहां से क्या हुआ, वेसिकल की फॉर्मेशन हो गई। अब ट्रांस गोल्जी के बाद वेसिकल की फॉर्मेशन हो गई। वेसिकल के अंदर क्या है, रिसेप्टर है, और रिसेप्टर के साथ किसने बाइंड किया हुआ है, प्रोटीन ने, और प्रोटीन के साथ मैनोज 6 फॉस्फेट ने जो है इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करा हुआ है। मैनोज 6 फॉस्फेट पूरा प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद यहां पर फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर ये मूवमेंट होगी। अब जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ये लेट एंडोजोम में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, लेट एंडोजोम में, तो यहां पर जो पीएच है ये मान लीजिए लेट एंडोजोम है, यहां पर जो पीएच है वो है 5.5, ठीक है। ज्यादा एसिडिक हो गई, अब ज्यादा कम पीएच हो गई तो एसिडिक हो गई, वहां पर 6.5 थी ट्रांसमिल, यहां पर लेट एंडोजोम के अंदर ये है लेट एंडोजोम, लेट एंडोजोम, और यहां पर पीएच कितनी हो गई, 5.5 हो गई। अब इस पीएच पर आकर क्या हुआ कि यहां पर जो एफिनिटी थी इस रिसेप्टर की मैनोज 6 फॉस्फेट के लिए वो कम हो गई। तो यहां पर अभी प्रोटीन जो था हमारा वो भी रिलीज हो गया। इस प्रोटीन के साथ में नैग और मैनोज के जो है 8 मोलिक्यूल और नैग के 2 मोलिक्यूल जो है अटैच थे, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो एफिनिटी अलग हो गई तो ये अलग हो गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से ये जो प्रोटीन है इसे तो भेज दिया जाएगा कहाँ पर, लाइजोसोम में। ये हमारा आ गया लाइजोसोम, और इस लाइजोसोम के अंदर यहाँ पर ये प्रोटीन पहुंच गया, जो प्रोटीन जो है लाइजोसोम के लिए ही जो है बनाया गया था, ठीक है। तो नैग 2 एंड मैनोज 8 ये पहुंच गया लाइजोसोम के अंदर। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें याद रखना है कि ट्रांस जो गोल्जी है उसके अंदर मैनोज 6 फॉस्फेट की वजह से इसकी एक रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी, ठीक है, इस प्रोटीन की, लेकिन वो पीएच कितनी होगी, 6.5। जब ये 5.5 पीएच पर पहुंचेगा लेट एंडोजोम में तो इनकी एफिनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। खत्म होने की वजह से अब रिसेप्टर का क्या हुआ, रिसेप्टर जो है उसे रिसाइकल कर दिया गया, ठीक है, रिसेप्टर जो है उसे रिसाइकल कर दिया गया। लेकिन अभी एक और चीज समझने की थी, वो क्या थी कि जो यहाँ पर जो लाइसोसोम के अंदर जो चाहिए हमें यहाँ पर प्रोटीन, उसके ऊपर जो मैनोज है उसके ऊपर फॉस्फेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट की जरूरत ही नहीं थी। फॉस्फेट को तो इसलिए अटैच किया गया था ना ताकि रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो सके और लेट एंडोसोम तक पहुंचा जा सके, लेकिन अब तो फॉस्फेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंटर करने से पहले क्या होता है कि जो ये हमारा मान लीजिए प्रोटीन है, ये समझिए ये यहाँ पर प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ हमारा नैग एंड मैनोज 6 फॉस्फेट सबसे लास्ट में अटैच है, ठीक है। ये हमने सिर्फ मैनोज 6 फॉस्फेट को दिखा दिया। तो यहां पर फॉस्फेटेज जो है, फॉस्फेटेज ये एंजाइम जो है ये फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज यहां पर क्या करेगा, मैनोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट को जो है यहां पर ये रिमूव कर देगा, पीआई को। और यहां पर अब जो प्रोटीन है इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास सिर्फ नैग प्रेजेंट है, नैग के 2 मोलिक्यूल, एंड मैनोज प्रेजेंट है, मैनोज के 8 मोलिक्यूल, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है अब लाइसोसोम के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो लाइसोसोम में जाने से पहले यहाँ पर फॉस्फेटेज जो है वो भी एक्ट करता है। और ये जो रिसेप्टर है इसके लिए फिर से एक वेसिकल की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, इस वेसिकल के अंदर यहाँ पर ये रिसाइकल हो जाएगा, यहाँ पर ये वापस ट्रांसगोल्जी में पहुंच जाएगा ताकि इसे फिर से यूज किया जा सके। सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं था। सिर्फ याद करने की चीज क्या है, समझने की चीज क्या है कि यहाँ पर ईआर के अंदर जब फॉर्मेशन होती है तो ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन होने के बाद यहाँ पर सिस के अंदर, सिस गोल्जी में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ एक मैनोज 6 फॉस्फेट जो है एक फॉस्फेट अटैच कर दिया जाता है।
फॉस्फेट अटैच करने के बाद ट्रांस में जाके मैनो 6 फॉस्फेट की वजह से एक रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है। रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है तो ये लेट एंडोसोम तक जाता है, वहां पर पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से एफिनिटी कम हो जाती है रिसेप्टर के बीच में और मैनो 6 फॉस्फेट के बीच में। फिर मैनो 6 फॉस्फेट का जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो क्या करता है, इस मैनो 6 फॉस्फेट के फॉस्फेट को हटा देता है और यहाँ पर NAC2 और मैनोज 8 जो है वो अटैच रहते हैं और ये जो प्रोटीन है वो लाइसोसोम के अंदर पहुंच जाता है। जो रिसेप्टर है उसे वापस जो है रिसाइकल करके ट्रांस गोल्जी में भेज दिया जाता है ताकि इसे फिर से यूज़ किया जा सके। तो इस टाइप की जो है हमें प्रोटीन टारगेटिंग देखने को मिलती है लाइसोसोम के केस में। तो यहाँ पर अब हमने कंप्लीटली समझ लिया है लाइसोसोम के बारे में। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।